हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट सीरीज में। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बिहार इंस्ट्रक्टर में वेल्डर के पूछे गए प्रश्न। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 26 नंबर पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द निक ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड इन। निक ब्रेक सामान्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले निक ब्रेक टेस्ट क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड्स, निक ब्रेक टेस्ट एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत ही आता है, जिसमें जॉब को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, मतलब तोड़ के उसको टेस्ट करते हैं। तो निक ब्रेक टेस्ट का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसमें बेल्ट जॉइंट को क्या करते हैं, ये देख लो, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ये बेल्ट जॉइंट के बीच में एक 1.5 mm की गहराई तक कट लगाते हैं। 1.5 mm की गहराई तक कट लगाने के बाद इसको हैमर से तोड़ते हैं। उसके बाद अंदर देखते हैं कि कौन सा कोई डिफेक्ट है क्या, जैसे पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, ये एटसेट्रा। तो इसको निक ब्रेक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सामान्यतः कहाँ उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है CPI, DPI, MPI और API। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, API। API के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। API का मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये मेनली क्या करता है कि पाइपलाइन, प्रेशर वेसल्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए एक कोड स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये API का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका काम है। तो निक ब्रेक टेस्ट जनरली हमारा API में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर, डिस्टोर्शन डिफेक्ट्स यूजुअली ऑक्योर ऑन डैश सीट मेटल। बोल रहा है डिस्टोर्शन दोस्त सामान्यतः किस प्रकार की सीट मेटल में होती है? थिनर माइल्ड स्टील, सुपर एलॉय, थिनर गैज, थिकर कार्बन स्टील। फ्रेंड्स, सुपर एलॉय में तो डिस्टोर्शन बहुत नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। और थिकर कार्बन स्टील में भी मोटी प्लेटों में जितनी ज़्यादा थिकनेस होती है उतना डिस्टोर्शन होने का चांसेस कम रहता है। तो हमारा एक सही लग रहा है क्या? थिनर माइल्ड स्टील और थिनर गेज। लेकिन थिनर गेज और ज़्यादा पतली होती है थिनर माइल्ड स्टील से भी। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थिनर गेज, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्क गाउजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। आर्क गाउजिंग को कौन सा और एक नाम कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्क गाउजिंग होता क्या है। देखिए, आर्क गाउजिंग क्या होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल को, जैसे वेल्डिंग की है, ठीक है, या कोई मेटल को काट रहे हैं, तो उस मेटल, एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा पेनिट्रेशन या कोई मेटल को काटने के लिए आर्क के द्वारा जो काटा जाता है, उसी प्रोसेस को आर्क गाउजिंग कहा जाता है। इसमें क्या यूज़ होता है? कार्बन ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है और कंप्रेस्ड एयर यूज़ होता है। कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का काम है कि मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क को जनरेट करना और मेटल को मेल्ट करता है। और पीछे से हाई वेलोसिटी एयर, जिसको कंप्रेस्ड एयर बोलते हैं, ये आके उस मटेरियल को हटा देता है और हमारा प्रॉपरली कट होता है। तो इसको कौन सा कहा जाता है, वही पूछा गया। तो एयर कार्बन आर्क गाउजिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेस्ड एयर का भी यूज होता है और कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का भी यूज़ होता है। तो इसका ये नाम होता है एयर कार्बन आर्क गाउजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एयर आर्क गाउजिंग में लगातार चालू मशीन में न्यूनतम ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? इन आर्क गाउजिंग व्हाट शुड बी द मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज इन ए कंटिन्यूसली रनिंग मशीन। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? ओपन सर्किट वोल्टेज। पहले हम लोग जानते हैं OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज होता क्या है? दो टाइप का चीज़ है इसमें, एक ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और एक CCV, क्लोज सर्किट वोल्टेज होता है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज फ्रेंड्स क्या होता है? जब हम मशीन को ऑन करके हम रेडी हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, चाहे गाउजिंग करें या वेल्डिंग करें, अभी काम स्टार्ट नहीं किए हैं, सब कुछ इलेक्ट्रोड लगा के होल्डर में सब कुछ रेडी है, मशीन ऑन है, उस टाइम हमारा मशीन जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। और जैसे ही हम वर्क स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गाउजिंग हो या वेल्डिंग हो, जैसे ही वर्क स्टार्ट कर देते हैं तब मशीन हमारा वोल्टेज प्रोवाइड कराता है CCV, क्लोज सर्किट वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, ओपन सर्किट वोल्टेज में हमारा होता है 60 से 80 वोल्ट और क्लोज सर्किट वोल्टेज में होता है हमारा 40 से 60 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, तो 60 से 80 होता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 60 वोल्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रेसिस्टेंस वेल्डिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर। क्या बोल रहा है? प्रतिरोध वेल्डिंग में कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब किससे कूलिंग करते हैं, ठीक है।
एक डिसॉल्व्ड, ऐसा तो कुछ है नहीं डिफाइन किया हुआ है डिसॉल्व। वाटर कूल्ड, सबमर्ज्ड, एयर कूल्ड। सबमर्ज्ड द फ्रेंड्स अलग चीज़ है, ये एक वेल्डिंग का टाइप है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। एक वाटर कूल्ड, एक एयर कूल्ड। देखो फ्रेंड्स दोनों ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एयर कूल्ड को सही माना गया है। जब हम लोग हैवी ड्यूटी का मशीन यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा करंट वाला, तो हम वहाँ पे वाटर कूल्ड यूज़ करते हैं, और जब लाइट ड्यूटी के लिए यूज़ करेंगे तो एयर कूल्ड करेंगे। तो अभी इसको एयर कूल्ड सही माना गया है, तो कहीं कहीं वाटर कूल्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। डीसी वेल्डिंग परिचालन में प्रति किलोग्राम में कितनी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड पर केजी इन डीसी वेल्डिंग ऑपरेशंस। क्या बोल रहा है, डीसी वेल्डिंग जब उपयोग करते हैं तो प्रति किलोग्राम में कितनी विद्युत ऊर्जाएं आवश्यकता होती है? तो क्या ऑप्शन है, 2 से 3 किलोवाट, 10 से 12 किलोवाट, 6 से 10 किलोवाट, 6 से 9 किलोवाट। तो फ्रेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, डाटाबेस क्वेश्चन है, 6 से 10 किलोवाट। कहीं पे 7 से 10 किलोवाट भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होने का ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कॉजेज ऑफ डिस्टोर्शन इज द ओवरलोड ऑफ। डिस्टोर्शन का कारण क्या होता है? फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्लियर करा देता हूँ, ये वेल्डिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन वेल्डेड ट्रेड में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये डिस्टोर्शन अलग है, ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और एक डिस्टोर्शन जो मेटल का अपना शेप में चेंज हो जाना, वो अलग डिस्टोर्शन है, वो वेल्डिंग में होता है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूछा गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है एम्पलीफाइंग ए सिग्नल। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन हम लोग नहीं करते। 33 नंबर क्वेश्चन। नोजल में अत्यधिक मात्रा में वेल्ड स्पेटर किसके कारण होता है? एक्सेसिव वेल्ड स्पेटर इन द नोजल कैन कॉज दिस। देखो फ्रेंड्स, नोजल में स्पेटर ज़्यादा क्यों होता है? नोजल में स्पेटर बात कर रहा है, मतलब ये जस्ट मिग वेल्डिंग की बात कर रहा है। ये देखो, ये मिग वेल्डिंग का टॉर्च है, यहाँ पे नोजल में कितना स्पेटर जमा हो गया है, तो इसका रीज़न पूछ रहा है। तो क्या है, लैक ऑफ फ्यूज़न। तो इस लैक ऑफ फ्यूज़न से तो स्पेटर का कोई लेना देना नहीं है। अंडर कट, ये तो वेल्डिंग डिफेक्ट है, ये इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। एक पुअर सील्डिंग, यस फ्रेंड्स, अगर सील्डिंग हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इनर्ट गैस का प्रॉपर फ्लो रेट या कम ज़्यादा होता रहेगा, तो हमारा नोजल में स्पेटर जमा हो जाता है, और बेल्ट के सरफेस में भी स्पेटर जमा हो जाता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पुअर सील्डिंग, मतलब सील्डिंग में कमी हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन ब्रोंज इलेक्ट्रोड। क्या बोल रहा है, ब्रोंज इलेक्ट्रोड में अप्रॉक्सीमेटली कितने प्रतिशत सिलिकॉन होते हैं? ये भी फ्रेंड्स डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं पे 2 से 3% भी दिया रहता है, यहाँ पे 3% को सही माना गया है, तो 3% होता है बेसिकली। ये सब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलग अलग जगह में अलग अलग माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 35 नंबर। स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड वेयर द थिकनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम शीट मेटल इज। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम की धातु की चादर की मोटाई कितनी यूज होती है? फ्रेंड्स स्पॉट वेल्डिंग हम लोग जानते हैं कि पतली धातु के लिए यूज़ करते हैं, एकदम सीट मेटल के लिए। ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा इसका यूज देखने को मिलेगा, फ्यूल टैंक, ऑटोमोबाइल, गाड़ी का डोर बनाने में, गाड़ी का फ्यूल टैंक बनाने में, ये सब जगह ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं 0.5 mm से 3 mm के बीच में, जितने थिकनेस का मटेरियल होता है उसी में हम लोग स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करते हैं। हैवी थिकनेस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 0.5 से 3 mm के बीच में हम लोग स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड यूज टू चेक। क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, इसका परीक्षण करने कहाँ पे इसका परीक्षण किया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था, हम लोग डिस्कस किए थे, बताए थे। सरफेस एंड नियर सरफेस, मतलब सरफेस को भी चेक करता है ये, और सरफेस के 6 mm की गहराई तक सब सरफेस का भी ये बता सकते हैं कि क्या डिफेक्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो ये टेस्टिंग का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है इस बार बिहार इंस्ट्रक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर।
डैश इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए लैब कनेक्शन इन शीट मेटल। क्या बोल रहा है, शीट मेटल में लैब कनेक्शन बनाने के लिए लोकप्रिय तरीका सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो फ्रेंड रेसिस्टेंस वेल्डिंग के तो एक वेल्डिंग का टाइप से इसके अंतर्गत कुछ वेल्डिंग आता है, जैसे सीम वेल्डिंग, लैब स्पॉट वेल्डिंग, एक है लेज़र वेल्डिंग, एक है स्पॉट वेल्डिंग, एक है थर्मिट वेल्डिंग। तो फ्रेंड थर्मिट वेल्डिंग तो होगा नहीं, ये तो रेलवे ट्रैक में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग हो सकता है और लेज़र वेल्डिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं स्पॉट वेल्डिंग भी होगा, शीट मेटल में लैब कनेक्शन बनाने के लिए कहीं कहीं आंसर में स्पॉट वेल्डिंग भी आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लेज़र वेल्डिंग को सही माना गया है और कहीं कहीं स्पॉट वेल्डिंग को भी सही मानता है। तो यहाँ के लिए करेक्ट आंसर लेज़र वेल्डिंग हो जाएगा, लेकिन हर जगह लेज़र वेल्डिंग मारने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉट वेल्डिंग भी इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 38 नंबर क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से आखिर ये गैस वेल्डिंग प्रक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सा प्रोसेस में हमारा इनर्ट गैस यूज होता है। तो फ्रेंड्स देखो ये सी गैस, सी के नाम का तो कोई वेल्डिंग ही नहीं होता, ई के नाम का कोई वेल्डिंग ही नहीं होता है, सी के नाम का कोई वेल्डिंग ही नहीं होता है। तो टीग और मिग यही ऑप्शन हमारा सही है। टीग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में हमारा इनर्ट गैस का यूज़ होता है, इनर्ट गैस आर्गन या हीलियम। ठीक है, 39 नंबर पे चलते हैं। गैस वेल्डिंग इज़ मेनली सूटेड फॉर वेल्डिंग। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, गैस वेल्डिंग मुख्य रूप से किसके लिए उपयुक्त है। गैस वेल्डिंग का उपयोग ऑप्शन में क्या क्या है, नोजल, माइल्ड स्टील, सीट्स, पेपर। पेपर में तो कोई वेल्डिंग यूज नहीं होता है, नोजल तो उसमें एक उपकरण है, इक्विपमेंट है वेल्डिंग का। माइल्ड स्टील तो इसमें थिकनेस को कुछ डिफाइन नहीं किया गया। फ्रेंड्स गैस वेल्डिंग हम लोग जानते हैं कि पतली सीटों के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा सीट्स। गैस वेल्डिंग हमारा सीट के लिए ज़्यादा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which analysis helps us learn from the past but helps prevent future failures। देखो फ्रेंड्स ये एक अलग तरीके से सवाल पूछा गया है, प्रैक्टिकली है। कौन सा विश्लेषण हमें अतीत से सीखने में मदद करता है लेकिन भविष्य में विफलताओं को रोकने में मदद करता है। ये जस्ट आपका हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, सोचने वाला बात है। क्या बोल रहा है कि कौन सा विश्लेषण हमें सीखने में मदद करता है लेकिन भविष्य में विफलताओं को रोकने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स जब हम कोई जॉब बनाते हैं अगर वो फेल हो जाता है तब हमें सीखने मिलता है कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम फ्यूचर में कोई जॉब बनाते हैं वही प्रीवियस चीज़ हमारा याद आ जाता है कि हमने उसमें कुछ गलती किया था तो हमारा वो फेलियर हो गया था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेलियर एनालिसिस। जब कोई जॉब हमारा फेलियर हो जाता है तो हमें आगे जाके उस चीज़ को सीखने को मिलता है कि हमने ये गलती किया था तब हमारा जॉब फेलियर हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फेलियर एनालिसिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली एक बार। ठीक है, रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग यूज टू जॉइन टू और मोर। क्या बोल रहा है, प्रतिरोध स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग दो या दो से अधिक जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग का उपयोग दो या दो अधिक मतलब क्या जोड़ने के लिए किया जाता है, वो जस्ट पूछा गया है। तो पाइप्स तो फ्रेंड्स होगा नहीं, पाइप को हम स्पॉट वेल्डिंग से कर नहीं सकते, यानी पाइप दोनों इनर डाया आउटर डाया होता है, वहाँ पे लगेगा ही नहीं ये चीज़। स्टील इसमें कुछ पूछा बोला नहीं गया कि स्टील सिर्फ लिख दिया गया, तो थिन शीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थिन शीट जो होता है ये हमें स्पॉट वेल्डिंग के लिए प्रॉपरली सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन शुड नेवर कट और वेल्ड डायरेक्टली एग्निस्ट। कभी भी किसी भी काम को सीधे किसके खिलाफ काटना या वेल्ड करना चाहिए, मतलब किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत स्किल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप वेल्डिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो किसके विरोध में नहीं काटना चाहिए। कास्ट आयरन ये तो कट हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वर्क बेंच उसके लिए तो बना ही है, इसी पे तो काटते हैं हम लोग। ए नॉन फ्लेवेबल सर्फेस इसको भी हम लोग यूज़ करते। कंक्रीट के विरोध फ्रेंड्स हमें कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक का बहुत हीट और इलेक्ट्रिक का ख़राब कंडक्टर होता है।
हीट के कारण क्या होता है, कंक्रीट के अंदर कुछ नमी पाई जाती है, तो हीट के कारण वो स्टीम में बदल जाता है और वो एक छोटा सा विस्फोटक एक्सप्लोजन का भी रूप ले सकता है। इसीलिए कंक्रीट के विरोध हमें कभी भी हीट का काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो वेल्डिंग हो चाहे वो कटिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑक्सी फ्यूल प्रोसेस यूज्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट अदर टाइप्स ऑफ गैसेस। क्या बोल रहा है, ऑक्सी फ्यूल प्रक्रिया ऑक्सीजन और कौन सी अन्य प्रकार की गैसें का उपयोग करती है। तो फ्रेंड ऑक्सीजन के साथ और कौन सा गैस रहेगा, फ्यूल गैस, तो फ्यूल गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक्स गैस, इसमें कुछ गैस का ना डिफाइन ही नहीं गया, मिक्स गैस क्या होता है। इनर्ट गैस तो प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो फ्यूल गैस इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि वेल्डिंग करते टाइम हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया हेल्पिंग गैस और एसिटिलीन हो गया हमारा फ्यूल गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर क्या पूछा गया है, वेल्डिंग में निम्नलिखित में कौन सा आरपी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। फ्रेंड रेस्पिरेटरी का मतलब से ही आप लोग समझ आ रहा है कि श्वसन से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन क्रिया होता है, तो ये कौन सा इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। तो श्वसन क्रिया से रिलेटेड हमें कौन सा सेफ्टी चीज़ बचाता है, क्या है, मास्क। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखा गया है डिसेबल डस्ट मास्क, कहीं कहीं मास्क ही सिर्फ लिख गया है, तो मास्क को भी आप करेक्ट आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है, 45 नंबर्स देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बेल्ट का परीक्षण किस तकनीक द्वारा किया जाता है। बेल्ट का परीक्षण किस तकनीक द्वारा किया जाता है, बाई व्हिच टेक्निक्स कैन बी वेल्डेड बी टेस्टेड। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि बेल्ट का परीक्षण जो वेल्डिंग टेस्टिंग होता है कौन कौन के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग पिछले बार भी पढ़े कि वेल्डिंग का टेस्टिंग का 2 टाइप्स होता है, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब होता है जॉब को तोड़ मोड़ के टेस्ट करना, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब होता है जॉब को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हम जॉब को जांच करते हैं, उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो 2 टाइप का ही टेस्ट होता है हमारा वेल्डिंग को जांचने के लिए, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा किया जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर, GTAW नोजल के सील्ड गैस छिद्र व्यास में उपलब्ध होते हैं। द सील्ड गैस होल डायमीटर ऑफ GTAW नोजल इज अवेलेबल इन। मतलब क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो टिग वेल्डिंग में ये जो नोजल यूज होता है तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। देखो फ्रेंड्स ये आंसर जो है गलत दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है 1/4 इंच से 3/4 इंच के बीच में होता है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 6.4 mm, अगर इसको mm में कन्वर्ट करें तो 1/4 इंच को 6.4 mm और 3/4 इंच को 19 mm, मतलब 6.4 mm से 19 mm के बीच में हमारा नोजल नंबर यूज होता है। तो इसका नंबरिंग भी सिस्टम किया हुआ रहता है, 4 नंबर वाले को 1/4 इंच बोलता है, जैसे 6.4 mm, तो नंबरिंग सिस्टम में भी रहता है। तो इसमें दिया गया है कि 3/4 to 1.5 इंच। फ्रेंड्स ये गलत दिया गया है, तो 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में गलत होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 6.4 mm से 19 mm तक। ठीक है, 6.4 mm से 19 mm, और अगर इंच में हम लोग बात करें तो 1/4 इंच से 3/4 इंच तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 47 नंबर, Which regulator should not be used for regulating acetylene for oxygen gas in cold। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, एसिटिलीन या ऑक्सीजन गैस को नियंत्रण करने के लिए ठंड के मौसम में किस रेगुलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। देखो फ्रेंड्स ये 2 टाइप का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक तो थोड़ा सा घुमा दिया है इसमें ठंड के मौसम डाल के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिंगल स्टेज। तो हम लोग किसी भी ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में सिंगल स्टेज को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, डबल स्टेज को ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि डबल स्टेज में क्या होता है, सिंगल स्टेज में क्या होता है, जब हमारा सिलेंडर में गैस कम होते रहता है तो हमारा प्रेशर भी ऑटोमेटिक कम होते रहता है गैस का। और डबल स्टेज का फ्रेंड्स क्या फ़ायदा है कि सिलेंडर में कितनों से कम होता जा रहा है, गैस कम होता जा रहा है, लेकिन हमारा वो डबल स्टेज का रेगुलेटर हमारा गैस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है जितना हम प्रेशर सेट किए हैं।
तो इसमें ठंड के मौसम में पूछ दिया गया। और एक चीज़ है, सिंगल स्टेज में जब गैस अनस्टेबल हो जाते हैं, कम ज़्यादा प्रेशर होते हैं, तब उसके ऊपर रेगुलेटर में बर्फ़ भी जमने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए ठंड के लिख के ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हम लोग मेनली डबल स्टेज ही यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दो रीज़न है, एक बर्फ़ जम जाना और एक रीज़न है कि प्रेशर का उतार चढ़ाव, अनस्टेबल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन GMAW टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। GMAW में किस टाइप के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं? फ्रेंड्स, खपत के आधार पर दो टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल, एक कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल होता है जो टिग वेल्डिंग में यूज करते हैं, GTAW जो टंगस्टन होता है, और होता है मिग वेल्डिंग, SMAW सील्डेड मेटल आर्क वेल्डेड। ये सब में क्या होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया होता है, वायर फीड में इसमें रहता है, और ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो ख़त्म होते रहता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन LPI इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग। क्या बोल रहा है कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट, डाइपेनिट्रेंट टेस्ट भी बोलते हैं, ये विधि किसके लिए लागू किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ सरफेस वेल्ड को जांचते हैं। ठीक है, ये तो डिफेक्ट का नाम दिया गया है, ये सब ऑप्शन होगा नहीं। ये सब क्या है, सरफेस डिफेक्ट को जांचने के लिए LPT का उपयोग किया जाता है। जो वेल्ड के बीड के ऊपर में जो डिफेक्ट दिखेगा उसी को हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है, सब सरफेस या अंदर की जांच इसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग के प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो हम बोले कि टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है जो कि टंगस्टन का होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं फिगर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन ही करते हैं। पहला वीडियो में भी 25 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट वीडियो में भी 25 क्वेश्चन किए, 50 नंबर, फिर 80 क्वेश्चन टोटल ट्रेड में पूछा गया था बिहार इंस्ट्रक्टर में। तो 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है।